हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में निकलने वाली जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके बारे में। तो आप जैसे कि थंबनेल में देख सकते हो, जो आपके आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक बड़ा बयान जो है जारी कर इसकी जानकारी दी है। क्या इस वैकेंसी का सिलेबस रहने वाला है, क्या आपके कुल पद यहाँ पर होने वाले हैं, और यहाँ पर जो है संपूर्ण सिलेबस की जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए इसकी पुष्टि करेंगे हम एक न्यूज़ के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक करने से हमें मिलता है मोटिवेशन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 3 परीक्षाफल का घोषित किया है। एक लंबित पुराना छोटा सा मामला था, उसका भी परीक्षाफल घोषित किया है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग अब बहुत जल्दी जो हमारे लंबित हैं CDPO के, DPRO के, प्रोजेक्ट मैनेजर के और पंचायती राज ऑडिटर का, इन सबों का परीक्षाफल भी हम लोग अगले माह तक निश्चित रूप से घोषित कर देंगे। और उम्मीद है कि जुलाई माह में हम लोग 67 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, मेंस का भी परीक्षाफल घोषित कर सकेंगे। ये हमारे जो पुराने जितने हम लोग परीक्षा लेते रहे हैं, जो ले चुके हैं, उसका परिणाम परीक्षाफल के बारे में मैंने बताया। अब एक नया टास्क मिला है BPSC को सरकार के द्वारा। आप सब लोग अवगत हैं, वो अध्यापक नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजने के लिए। इसका हम लोगों ने पाठ्यक्रम और परीक्षा के संरचना के बारे में अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के कुछ संशय आप लोगों के भी मन में होगा और अभ्यर्थियों के भी मन में होगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रश्न पूछें और उनके बाद अगर कोई संशय है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर करूँ। कुछ जानकारी मैं दे देना चाहूँगा ताकि आप लोग प्रश्न अगर पूछेंगे तो आसानी रहेगा। उसके बाद टोटल पद जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 है, जिसकी अधियाचना आयोग को प्राप्त हुई है। 79,943। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916, 32,916। और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए 57,602, 57,602। टोटल होता है 1,70,461, 1,70,461, जिस 61 आप लोग भी टोटल कर लेंगे। अब इसमें जो अर्हताएँ हैं वो सरकार के नियमावली में दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ वो मिसिंग होगा वो सरकार के निर्देश पर और सरकार के साथ आयोग की बैठक, संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप वो होगा। और वो विज्ञापन के समय, जब विज्ञापन निकलेगा 1-2 दिन में, मैं समझता हूँ कि विज्ञापन भी हम लोग निकाल देंगे। वैसे मैं बता दूं मोटा मोटी तौर पर कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो न्यूनतम अर्हताएँ होंगी वो इंटर पास प्लस CTET प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BEd अगर किया हो तो वो होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन प्लस स्टेट STET प्लस BEd, और हायर सेकेंडरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना है और स्टेट और BEd होना है। डिग्री मतलब ग्रेजुएशन प्लस स्टेट प्लस BEd। और इसमें जो नियमावली के हिसाब से ही जो लोग वर्ष 2012 के पूर्व के जो होंगे, जो नियोजित हैं, उनके लिए TET मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से वो उनको एग्जेम्पशन है।
हाँ, तो ये हुआ। उसके अलावा फिर एज रिलैक्सेशन भी है उन लोगों के लिए, वो सारा चीज़ नियमावली में पहले से दिया हुआ है, वही चीज़ विज्ञापन में हम लोग रिपीट कर देंगे। अब जो हम लोगों ने जो पाठ्यक्रम निकाला और जो उसके लाइट में लोगों को जो जिज्ञासा या संशय है, थोड़ा मैं उसको दूर करना चाहूँगा। पहली बात कि ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि परीक्षा एक ही दिन में होगा, एक दिन से अधिक में होगा, तो हम लोग आवेदन जो मांगेंगे वो इन सभी पदों के लिए एक साथ मांगेंगे, एक ही आवेदन होगा। मतलब कहने का है कि एक कैंडिडेट अगर वो योग्य है तो वो प्राथमिक के साथ साथ वो हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी, तीनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एक साथ अप्लाई एक साथ कर सकता है। और जब हम अप्लाई करने की जब हम उसको सुविधा देंगे, क्योंकि उसका हक भी है, अगर वो योग्य है तो तीनों में अप्लाई कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि हम उसको तीनों के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भी हम उसी हिसाब से परीक्षा की तिथि को रखेंगे, ताकि अगर वो योग्य कैंडिडेट है तो वो तीनों परीक्षा में अलग अलग तिथि पर वो भाग ले सकता है। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम या और परीक्षा की जो संरचना है वो हम लोगों ने इस तरीके से डिसाइड किया है कि एक पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है और वो भाषा का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें उसको सिर्फ पास करना है, उसका मेरिट में नहीं जुटेगा वो। उसमें भाषा में 2 सेक्शन रहेगा। एक सेक्शन अंग्रेजी है जो सबको करना है, और दूसरा सेक्शन में विकल्प है, मतलब कि वो हिंदी, उर्दू या बांग्ला। क्योंकि हमारे पास जो पद आए हैं प्राथमिक में, उसमें बांग्ला के लिए 148 पद है, उर्दू के लिए 12,729 पद है, और बाकी जो प्राथमिक के जो बाकी हैं वो सामान्य मतलब हिंदी के हैं। ये सर जो क्वालिफाइंग वाला जो मामला है, जिसमें 25 मार्क्स का अंग्रेजी और मैं आपकी जिज्ञासा को जल्दी ही शांत कर दूंगा। 25 मार्क्स जो रहेगा वो, और सभी एग्ज़ाम जो हमारे हैं वो MCQ बेस्ड है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर भाषा का है उसमें अंग्रेजी 25 नंबर के रहेंगे, 25 प्रश्न, और हिंदी या उर्दू बांग्ला जो रहेगा वो 75-75 का रहेगा। उसमें से कोई एक चुनना है उनको। मतलब टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे, और पूरे पेपर में उनको 30% मतलब कि 30 नंबर न्यूनतम लाना होगा, तभी वो पास करेंगे, नहीं तो वो परीक्षा से, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसमें जो लोगों को जो जिज्ञासा है कि पहला कि क्या 30% अंग्रेजी में अलग और हिंदी में अलग लाना है, तो ऐसी बात नहीं है। संयुक्त रूप से उनको 30% लाना है, मतलब 30 नंबर लाना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई शिक्षक हों और वह सड़क पर अगर चल रहे हैं और सड़क पर जो रोड पर जो साइनेजेस रहता है वो अंग्रेजी में भी रहता है, तो उसको न पढ़ सकें, वो शिक्षक क्या हुए? जो राह चलते हुए जो रोड के जो साइनेजेस हैं उसको अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ है तो उसको भी न पढ़ सकें, तो क्या वो अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक हुए? इसलिए हम लोग प्रश्न के स्तर को हम लोग इस तरह से रखने का कोशिश करेंगे कि हम उनको, अंग्रेजी जरूर सरल रहेगा, कठिन नहीं रहेगा। हम मानते हैं कि यहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश है तो अंग्रेजी का प्रश्न कठिन नहीं रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि हिंदी का भी प्रश्न सरल नहीं होगा।
क्योंकि अगर हिंदी का प्रश्न भी सरल हुआ और अंग्रेजी का प्रश्न भी सरल हुआ तो सब हिंदी ही देख करके निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा हम लोग भी दिमाग लगाएंगे और मैं चाहूँगा कि अभ्यर्थी भी थोड़ा तो अंग्रेजी भी पढ़ ही लें, ताकि वो शून्य न हो अंग्रेजी उनका, क्योंकि शून्य से अगर फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राह चलता वो साइनेज भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो अपने छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे। ये रही बात जो हमारे वैकल्पिक जो क्वालिफाइंग नेचर के जो भाषा का जो पत्र है उसके बारे में मैंने बतलाया। इसके बाद अब मेन पेपर होगा। मेन पेपर 150 नंबर का होगा, जिस पर कि मेरिट होगा, और हर स्कूल के कैटेगरी के लिए एक ही मेन पेपर है। जैसे प्राथमिक के लिए सिर्फ एक मेन पेपर है, अगर हम हाई स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है, और अगर हम इंटर स्कूल के लिए भी जाते हैं, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है। एक ही पेपर उसके बाद देना है, और वो अगर कोई अभ्यर्थी अगर तीनों श्रेणी के लिए अप्लाई करता है तो स्वाभाविक है कि उसको फिर तीनों पेपर देना होगा। अलग अलग दिन होगा लेकिन देना होगा तीनों। फिर मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वो परीक्षा है। अब रही बात कि जो भी 150 नंबर का जो मेन पेपर हुआ उसका कंपोजिशन इस तरह से रहेगा कि 100 क्वेश्चंस तो रहेंगे वही जो वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उसका टॉपिक, उसका चैप्टर, उसका विषय वो वही होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। इसलिए अगर ये जिज्ञासा है कि उसका हम सिलेबस में विस्तार करके दें तो मेरा ये कहना होगा कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों के लिए उसी को देख लें, उसी को पढ़ लें, चैप्टर उसी के हिसाब से कंप्लीट कर लें, उनका डिटेल सिलेबस हो जाएगा। अगर मान लें कि अगर कोई फिजिक्स का देखता है या कोई हिंदी का देखता है, तो जो अगर कोई इंटर का अगर है वो विषय, तो इंटर में जो पढ़ाई होती है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए उसका वही रहेगा, चैप्टर कंटेंट्स वही रहेगा। प्राथमिक विद्यालय में भी अगर जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं शिक्षक वो वही रहेगा, कंटेंट वही, चैप्टर्स वही रहेंगे। मतलब सिलेबस का जो विस्तार, डिटेल सिलेबस की जो लोग मांग कर रहे हैं वो करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको देखना है तो अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों का उठा कर देख लें और उसी की पढ़ाई कर लें। अब रही बात कि शिक्षक हैं वो बच्चों से उनका ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों से उनका स्तर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका चैप्टर तो वही होगा जो बच्चों को पढ़ाने वाला है, लेकिन उसका स्तर जो होगा वो बच्चों वाला तो नहीं होगा। उनका स्तर वो जो उनके लिए जो जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता जो है वो इंटर है, तो उसी के आलोक में प्रश्न पत्र का स्तर होगा। चैप्टर तो वही हुआ जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो स्तर जो होगा वो उनके जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता मतलब इंटर जैसे है, तो उसी को ध्यान में रख करके होगा कि इंटर पास एक अभ्यर्थी स्कूल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको क्या ज्ञान होना चाहिए, जो भी विषय वो पढ़ाएंगे उसके लिए उनका क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या स्तर होना चाहिए, वो उसी के आलोक में रहेगा। और उसी तरीके से अगर मान लें अगर +2 का अगर कोई शिक्षक है अभ्यर्थी, तो स्वाभाविक है कि वो +2 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसका स्तर तो उससे ऊंचा का होना है, तो फिर +2 के शिक्षक के न्यूनतम अर्हता जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो हम लोग उसी के आलोक में कि वो इंटर के बच्चों को पढ़ाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं, तो प्रश्नों का स्तर क्या होना है वो उसी के हिसाब से हम लोग तय कर लेंगे। तो अब इसमें इसको लेकर के जो लोगों को कन्फ्यूज़न था कि हमारा क्या रहेगा, पाठ्यक्रम का कैसे
मतलब डिटेल क्या रहेगा तो मैंने बता दिया। अब रही बात की तो 100 नंबर के हुआ, बाकी 50 नंबर के जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान जो है, जनरल साइंस कर लें, जनरल स्टडीज़ कर लें, वो बेसिकली जो पहला जो 100 नंबर का जो हुआ वो उनके नॉलेज का टेस्ट होगा, और बाकी जो 50 नंबर का जो होगा वो उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। मतलब कि उसमें मेंटल एबिलिटी रहेगा वगैरह वगैरह, रीजनिंग रहेगा और इसी तरह के मिलते जुलते चीज़ रहेंगे, जो उनके कुछ हो सकता है कि सामान्य तरह का जो एक किसी भी जागरूक नागरिक को या शिक्षक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए सामान्य ज्ञान का, तो वो उसी तरह का रहेगा। वो बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम कोई, जो लोग ये आशंकित हो रहे हैं कि हम एसडीएम बना रहे हैं, ऑफिसर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी लोक सेवक ही होंगे और जो एसडीएम जो है वो भी लोक सेवक ही होंगे, और किसी भी एक लोक सेवक को एक जो सामान्य ज्ञान का जो स्तर होना चाहिए, इसका स्तर उतना ज़्यादा नहीं होगा, जो कि स्पष्ट है। लेकिन इसमें 50 नंबर जो रहेंगे वो उनके विषय ज्ञान से हट करके ये उनके सामान्य ज्ञान, जो उनकी बुद्धिमत्ता का जो हम असेस करने का प्रयास करेंगे इसमें। अब रही बात कि इस पूरे मामले में हम लोगों ने इस बात शुरू से ही स्पष्ट कर दिया है कि इसमें तुक्केबाजी को हम प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऑफिसर अगर है तो वो ऑफिसर, जैसे सिविल सर्विसेज का हम एग्ज़ाम लेते हैं, वो कोई भी विषय पढ़ के आता है, लेकिन वो उस विषय का उपयोग नहीं करता है अपने कार्य में। अगर वो मान लें कि फिजिक्स पढ़ के आया तो सीधे वो फिजिक्स का उपयोग थोड़ी कर रहा है अपने कार्य में, लेकिन शिक्षक जो है वो सीधे अपने उस ज्ञान का उपयोग कर रहा है। अगर वो फिजिक्स पढ़ के आया है या हिस्ट्री पढ़ के आया है तो वो उसका उपयोग कर रहा है अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में। वो अपने ज्ञान के मामले में तुक्केबाजी अगर करते हैं तो ज़्यादा खतरनाक होगा, वो बच्चों के लिए भविष्य से खिलवाड़ वाली बात होगी। इसलिए हम उनको तुक्केबाजी पर अंकुश शुरू से ही लगाएंगे और इसलिए हम इसमें नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो पढ़ाएंगे बच्चों, जो उनका अपना खुद का विषय है, जिस पर उन्होंने पढ़ाई किया है और जिस पर वो आगे काम कर रहे होंगे या काम करेंगे, उसका तो उनको ज्ञान होना ही है, नहीं तो वो अपना पढ़ाएंगे कैसे। इसलिए वो चूँकि उनका ज्ञान भी है, उसका अनुभव भी है, इसलिए उनको कोई उसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। और इस बार तो मतलब कंबाइंड सिविल सर्विस की तुलना में सक्सेस रेशियो जिसमें जो होना है, जैसे 1,70,000 से ऊपर वैकेंसी है, अगर अभ्यर्थियों की संख्या हम माने कि 6-7 लाख अगर होंगे तो आप अनुपात देख लें कि सक्सेस का अनुपात काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जिसमें कि काफ़ी मारामारी रहता है। तो इसमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न का स्तर जो होगा वो कठिन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली वो एक तरह से बहुत हल्का भी नहीं होगा। वो उनके जो काम जो करेंगे, जो पढ़ाएंगे, उसको उसके ही आलोक में उसका स्तर होगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा उसके बारे में जो लोग यहाँ पर पहले से जुटे हुए हैं आयोग के संबंध में, नेगेटिव मार्किंग संबंध में, जानते हैं कि अगर 5 ऑप्शन रहेंगे अगर, तो 1/n-1 होता है फॉर्मूला उसके हिसाब से। मतलब कि अगर 5 ऑप्शन है तो मतलब कि 4 गलत प्रश्न और 1 सही प्रश्न मिलाकर के 0 होना है। 5 ऑप्शन है तो 1/4 हो जाएगा, और अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3 माइनस हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला रहता है और इसका निर्णय हम लोग कर देंगे और वो परीक्षा में भी उन लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है।
और हम लोग अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय भी देंगे पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, इसलिए इसमें घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। और अनुपात जो सक्सेस का अनुपात इतना बेहतर है, मैं समझता हूँ कि जो अगर थोड़े से भी जो लोग पढ़ा रहे होंगे, ठीक से पढ़ा रहे होंगे, तो उनके लिए तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी जो बिहार में निकलने वाली टीचर वैकेंसी है उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।